टाइम का यूज कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। हाँ, प्रिंसिपल्स, वही सिद्धांत। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। राइज ऑफ मगध। तो मगध के उत्कर्ष को पढ़ने से पहले याद रखना होगा कि इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ 16 महाजनपदाज। 16 महाजनपद जो थे उसी का विस्तार है। इन 16 महाजनपदाज, 16 महाजनपद में 4 बिकेम पावरफुल, 4 शक्तिशाली हुए। अवंती, वत्स, कौशल और मगध। और इसमें राइज हुआ मगध का। ठीक है, तो वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। और प्राचीन इतिहास में जैसा कि मैंने बताया था, एज आई टॉट, कि फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट, राज्य निर्माण की प्रक्रिया, कुल परिवार मिलकर के गांव बना, गांव 20 में बदला, 20 जन में, जन बिकेम जनपद एंड जनपद बिकेम महाजनपद। तो जनपद का महाजनपद में विस्तार हुआ, विकास हुआ। और 16 महाजनपद थे आउट ऑफ 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष हुआ। और मगध के उत्कर्ष में 3 चीजों की भूमिका है। इन द राइज ऑफ मगध देयर वेयर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, 3 महत्वपूर्ण कारण थे। फर्स्ट वन था तो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, भौगोलिक पृष्ठभूमि थी। सेकेंड वन जो था वो डायनेस्टीज का रोल था, रोल ऑफ डायनेस्टीज, राजवंशों की भूमिका। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था सामाजिक खुलापन, सोशल ओपननेस, सामाजिक खुलापन। तो सामाजिक खुलापन का अर्थ क्या है कि आप देखेंगे कि क्षत्रियों का काम था शासन करना। क्षत्रियों का जो वर्क ऑफ, जो ड्यूटीज ऑफ वर्णा वाज गिवन इन विच बुक? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्ण के कर्तव्य दिए गए हैं कि हर वर्ण का कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। ब्राह्मण पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, क्षत्रिय शासन करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे। वैश्य जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन, ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य व्यापार करेंगे। और शूद्र जो थे वो सर्व करेंगे, सभी को सेवा करेंगे सभी की। तो दीज ड्यूटीज वेर गिवन इन ऐतरेय ब्राह्मण। तो यहां से हटकर आप देखेंगे कि मगध में शूद्रों ने शासन किया। शूद्र बिकेम किंग। चंद्रगुप्त वाज नोन एज लो ओरिजिन। चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बोला जाता है। द टर्म ब्रिसल वाज यूज्ड फॉर मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टीज, मौर्य राजवंशों के लिए, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यों के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। फॉर मौर्यन ब्रिसल टर्म वाज यूज्ड, निम्न कुल, लो ओरिजिन। तो निम्न कुल के भी व्यक्ति शासन कर रहे हैं और किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हो रहा। दैट इज सोशल ओपननेस, यही सामाजिक खुलापन है। एंड दीज आर द फैक्टर which played important role in the rise of मगध। तो मगध के उत्कर्ष में कई फैक्टर्स हैं जिसमें ये 3 प्रमुख हैं। तो लिखिएगा आफ्टर 500 BC, 500 ईसा पूर्व के बाद
आफ्टर 500 BC 500 ईसा पूर्व के बाद 16 महाजनपदों में आउट ऑफ 16 महाजनपदात 16 महाजनपदों में वन बिकेम पावरफुल, एक शक्तिशाली हुआ वह मगध था। दैट इज मगध। एक शक्तिशाली हुआ वह मगध था। इट इज कॉल्ड राइज ऑफ मगध। इसे मगध का उत्कर्ष कहते हैं। 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली हुआ वह मगध था। इसे मगध का उत्कर्ष कहते हैं। उत्कर्ष कहते हैं। राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष कहते हैं। अब इसमें याद रखना है कि इन द राइज ऑफ मगध देयर वर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें 3 प्रमुख कारण, ये इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। राइज ऑफ मगध कारण 3, भौगोलिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, राजवंशों की भूमिका, रोल ऑफ डायनेस्टीज, थर्ड वन सामाजिक खुलापन, सोशल ओपननेस, हाँ लिबरल, सोशल लिबरलिज्म भी बोल सकते हैं। अब जो है सो ये जो सामाजिक खुलापन है इसको समझेंगे। ये पहले तो भौगोलिक पृष्ठभूमि में बिहार का उपजाऊ मैदान, उपजाऊ मैदान, भोजन मिल रहा है, फर्टाइल लैंड ऑफ बिहार, और दूसरा फैक्टर है झारखंड का खनिज प्रदेश, खनिज प्रदेश, लड़ने के लिए हथियार मिल रहा है, मिनरल रीजन ऑफ झारखंड, फर्टाइल लैंड ऑफ बिहार एंड मिनरल रीजन ऑफ झारखंड। खाने के लिए भोजन, लड़ने के लिए हथियार। राजवंशों की भूमिका जब हम लोग करेंगे तो बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, नंद वंश, नंद डायनेस्टीज, लास्ट घनानंद, बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी और नहीं, बृहद्रथ जो है ना ये पौराणिक है, हिस्टोरिकल नहीं है, हिस्टोरिकल है। स्टोरी में बृहद्रथ, जरासंध, रिपुंजय महाभारत कथा से संबंधित, ठीक है। इसके बाद हर्यक से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से रियल जो किंगडम शुरू होता है वो हर्यक डायनेस्टी से। हिस्टोरिकल कहानियों में ये
सोशल ओपननेस, सामाजिक खुलापन की जब बात करेंगे तो यहां देखिएगा कि शूद्रों का शासन और विद्रोह नहीं, नो एनी रिवोल्ट, ये सामाजिक खुलापन है। तो इन द राइज ऑफ मगध, मगध के उत्कर्ष में बृहद्रथ, हरियक, हरियका, शिशुनाग, नंदा, क्लियर। रूल ऑफ शूद्र, शूद्र का शासन है और नो रिवोल्ट, कोई विद्रोह नहीं। मतलब कि शूद्र शासन कर रहे हैं, क्षत्रिय रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं, क्षत्रिय विरोध नहीं कर रहे हैं, विद्रोह, हाँ क्लास स्ट्रगल नहीं है, ये भी कह सकते हैं। क्लास स्ट्रगल यहाँ पर नहीं देखे जाते हैं, और तो ये इसी को कह सकते हैं नो क्लास स्ट्रगल भी कह सकते हैं। तो मगध के उत्कर्ष में इनकी भूमिका, और सबसे महत्वपूर्ण, ये तो भौगोलिक पृष्ठभूमि तो समझ में आ ही रही है आपको कि यहाँ पर झारखंड के खनिज प्रदेश से खनिज संपदा मिल रहे हैं, जिससे हथियार बनाया जा रहा है, लड़ने के लिए हथियार चाहिए। और झारखंड बिहार का उपजाऊ मैदान, इसमें अनाज की उपज हो रही है, जिससे भोजन प्राप्त हो रहा है। तो दोनों चीज, खाने के लिए भोजन है, लड़ने के लिए हथियार है, तो ऐसे में साम्राज्य का विस्तार संभव है, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर इज पॉसिबल। तो यही कारण, एक जो महत्वपूर्ण कारण है, इसमें फिर चाहिए थी एक नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप कैपेसिटी होनी चाहिए थी, और वो दिया राजवंशों ने, डायनेस्टीज ने। और इसी में जो पहला ऐतिहासिक शासक है वो बिंबिसार है, बिंबिसार। हालांकि महाभारत कथा में बृहद्रथ वंश की चर्चा मिलती है। इन महाभारत स्टोरी बृहद्रथ डायनेस्टीज was explained, but it was not historical. इसको ऐतिहासिक नहीं माना जाता, ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इट इज हिस्टोरिकल, ये पौराणिक है, कथा पुराणों में है, पुराणों में इसकी चर्चा की गई है। पुराण जो है ना वो इतिहास नहीं है। 18 पुराण लिखे गए हैं, और वो जो पुराण है, तो पुराणों की जो रचना की गई है वो कहानी के रूप में की गई है। तो लगभग सभी पुराण में सभी वंश की चर्चा मिलती है, लेकिन बेसिकली फोकस्ड जो होता है, विष्णु पुराण मौर्य वंश पर फोकस करता है, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश पर फोकस करता है, और वायु पुराण गुप्त वंश पर फोकस करता है। तो पुराण का मतलब बोलते हैं ज्यादा कथा पुराण मत करो, मतलब ज्यादा कहानी मत गढ़ो। तो पुराण का मतलब है कहानियां, और पुराण के जो लिखने वाले थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा, तो ये आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते थे। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो घटना घट चुकी है उसको उन्होंने लिखा कि ये घटेगी, मतलब ताकि बाद में जब किताब लोग पढ़े तो समझ जाए कि ज्ञानी थे, कि ये भविष्य की बात को पहले समझ गए। जैसे बिंबिसार एक शासक था, लेकिन वहां लिखता बिंबिसार एक शासक होगा, हाँ फ्यूचर टेंस में, तो ये लिखी हुई है। तो पुराण, इसीलिए पुराण को ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जाता, उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के की गई हैं, कुछ चीजों को स्वीकार किया जाता है। अच्छा हाँ, पुराण में एक इतिहास पुराण भी है, और इतिहास पुराण को पंचम वेद कहते हैं, पता है कि नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतिहास पुराण को पंचम वेद कहते हैं, इतिहास पुराण इज नोन एज पंचम वेद, पांचवा वेद इतिहास। मतलब ये इतिहास के महत्व को एंशिएंट पीरियड में दर्शाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन एंशिएंट पीरियड। इतिहास पुराण इज नोन एज पंचम वेद, इतिहास पुराण को पंचम वेद कहते हैं। क्लियर। तो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे राजवंशों की भूमिका, जिसमें कि ये ध्यान में रखना है कि बृहद्रथ वंश जो है वो पौराणिक है। तो लिखिएगा, बृहद्रथ डायनेस्टी वॉज, बृहद्रथ वंश एक पौराणिक वंश है। बृहद्रथ डायनेस्टी वॉज अ हिस्टोरिकल डायनेस्टी,
हिस्टोरिकल पौराणिक, इज अ हिस्टोरिकल डायनेस्टी इन विच, जिसमें पौराणिक वंश है जिसमें 3 प्रमुख शासक हुए, इन विच देयर वेर 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, बृहद्रथ, जरासंध एंड रिपुंजय। बृहद्रथ, जरासंध, रिपुंजय, तो 3 हुए, बृहद्रथ, जरासंध, रिपुंजय। जरासंध इज रिलेटेड टू महाभारत स्टोरी। जरासंध का संबंध महाभारत कथा से है। बोला जाता है 2 पार्ट में बट गया था, मतलब कि इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया था। एक ऋषि ने क्या किया कि इसको जोड़ करके इसमें जीवन फूंक दिया। अब यही कारण जब भीम से युद्ध होता है इसका, तो बोला जाता है कि पूरा चीर के अलग कर देता, तो भी दोनों जुड़ जाता था। तो वो स्टोरी है, कहानियां हैं, कहानियां बहुत सारी, मतलब कि भारत में खूब कहानियां कही गई हैं। और यही कारण है कि कई बार क्या होता है, विदेशी लोग जो है सो भारत का मजाक भी उड़ाते हैं। विदेशी इतिहासकार बोलते हैं कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान ही नहीं था। और आपको पता है एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी ना, इसीलिए की गई थी 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी के अंदर में जो पुरानी किताबें थी उसका अनुवाद किया गया, और अनुवाद करके बताया गया कि भारत वाले इतिहास नहीं लिखते थे, कहानियां लिखते थे। मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा, लोगों को अच्छा लगा कि भारतीय पुस्तकों का अनुवाद हो रहा है। तो अनुवाद करने का मतलब ये नहीं था ना कि आपका गुणगान करना। अनुवाद आफ्टर ट्रांसलेशन ये बताने का प्रयास किया गया, दे ट्राइड टू से दैट कि वी हैड नो एनी नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, हम लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं था। और हर किसी के लिखने का तरीका अलग हो सकता है। क्या पता इंडियंस के जो इस रीजन के जो लोग होंगे उनका लिखने का स्टाइल नहीं, स्टाइल तो ठीक है लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से नहीं था ना। जैसे डेट वाइज, जैसे कि आप यूरोप वगैरह में देखिएगा इतिहास लिखा जाता तो डेट वाइज अरेंज किया जाता था, तो वो सिस्टमैटिक नहीं है। दूसरी बात है कि अब जब महाभारत जब लिखी गई, फर्स्ट टाइम जब लिखी गई, ओरिजिनल बुक जो है उसमें 8800 श्लोक हैं, 8800 श्लोक हैं। और वर्तमान में महाभारत का जो रूप है उसमें 1,00,000 श्लोक है। तो शुरू में महाभारत एक जस्ट 2 कौरव पांडव की कथा थी, बाद में उसमें कृष्ण कथा जुड़ जाता है, उसमें भागवत पुराण भगवत गीता आ जाता है, कृष्ण कथा में भी भगवत गीता आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है बोलो कि उसमें कि थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना कि इतिहास, ये महाभारत और रामायण जो है वो बुक हिस्ट्री की बुक ही नहीं है, और ना ही वो रिलीजियस बुक है। धर्म ग्रंथ भी उसको हम नहीं कह सकते। धर्म ग्रंथ इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो मॉरलिटी की बुक है, नैतिकता की बुक है, नीति शास्त्र आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो 5 भी पांडव हैं तो वो जीत जाता है, 100 कौरव हार जाते हैं। रामायण क्या कहता है, सबसे विद्वान कौन था? रावण। लेकिन उसने अधर्म का रास्ता अपनाया तो उसका विनाश हो गया। तो वही चीज है। तो ये सब मोरल साइंस की बुक है, नीति शास्त्र की बुक है। आपको अच्छा कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन फॉर गुड वर्क। तो उसको उसी वे में देखना और उस वे में वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 3 था, यानी कि फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी वाज हर्यक डायनेस्टी। तो लिखिएगा भारत में, इन इंडिया, भारत में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश को माना जाता है। फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी इज एज्यूम्ड हर्यक डायनेस्टी। भारत में पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश को माना जाता है। हर्यक वंश, पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश को माना जाता है। फर्स्ट हिस्टोरिकल
डायनेस्टी इज हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश को माना जाता है। क्लियर। अब हर्यक वंश हम लोग करेंगे, तो हर्यक वंश में याद रखिएगा हर्यक डायनेस्टी में पहला जो शासक था, फर्स्ट रूलर वाज बिंबिसार। बिंबिसार अजात शत्रु, उदयन और अंतिम तीन शासक, अंतिम तीन मुंडक, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। अनिरुद्ध, मुंडक एंड नागदशक। लास्ट रूलर वाज नागदशक एंड फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी वाज बिंबिसार। तो बिंबिसार जो था वो फाउंडर था, बिंबिसार। बिंबिसार वाज द फाउंडर। अजात शत्रु हाँ साम्राज्यवादी था, अजात शत्रु। और उदयन देखेंगे इतिहास में, प्राचीन काल में तीन शासक उदयन है। उदयन लास्ट थ्री अनिरुद्ध, मुंडक एंड नागदशक। क्लियर। अब यहां पे याद रखेंगे कि बिंबिसार इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मगध स्टेट। मगध राज्य का संस्थापक बोला जाता है बिंबिसार को। एंड हर्यक डायनेस्टी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मगध स्टेट। तो लिखिएगा ऐतिहासिक रूप में, हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप में, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप में हिस्टोरिकली हर्यक वंश एवं बिंबिसार को मगध राज्य का संस्थापक माना जाता है। हर्यक डायनेस्टी एंड बिंबिसार इज नोन एज फाउंडर ऑफ मगध स्टेट, फाउंडर ऑफ मगध स्टेट। तो मगध राज्य का संस्थापक माना जाता है हर्यक वंश को और बिंबिसार को। क्लियर। बिंबिसार तो बिंबिसार जो था वो क्या था, पहला रूलर है, फर्स्ट रूलर है हर्यक डायनेस्टी का। और याद रखेंगे कि बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य को, मगध को यानी मगध के उत्कर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीन तरीके से उसने मगध का विस्तार किया। देखिए इसका जो डेट है ना 545 से 545 टू 493 BC। ये अबाउट में याद रखिएगा, रटने की जरूरत है नहीं, मुझे भी याद नहीं रहता। हाँ, लेकिन 5वीं सदी ईस्वी के बाद से ये घटना जो है 5वीं सदी ईस्वी के अंतर्गत है। तो 545 से 493 BC बिंबिसार। बोला जाता है कि बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने मगध के उत्कर्ष में भूमिका निभाई। और इसने क्या किया, इसने साम्राज्य या राज्य का विस्तार किया, राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट,
3 काम किए, युद्ध किया, विवाह किया और कूटनीति अपनाई, डिप्लोमेसी, यानी हर तरीके से। ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ स्टेट। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट, जो कमजोर था उसके साथ बैटल, युद्ध, बैटल, युद्ध। और जो कमजोर नहीं, मतलब कि लगभग बराबर में है, तो उसके साथ में मैरिज किया। वहां के मतलब कि जो शासक की बहन या बेटी से विवाह किया, डिप्लोमेसी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बिंबिसार ने साम्राज्य के विस्तार में, राज्य के विस्तार के लिए युद्ध किया। युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंग वाज डिफीटेड, अंग पराजित हुआ, अंग वाज डिफीटेड, अंग पराजित हुआ। विवाह के संदर्भ में बौद्ध ग्रंथों में मिलती है कि इनकी 500 रानियां थी, 500 क्वींस, 500 रानियां थी। इन विच 3 वेयर इंपॉर्टेंट, 3 प्रमुख हैं। हाँ, 3 प्रमुख हैं। चलिए, जो पढ़ लिए वो बीच में बोलिए मत, वो ज्ञान दिखाना एग्जाम हॉल में। चलिए, कूटनीति में देखिएगा। हाँ, डिप्लोमेसी में है कि जिसको पराजित नहीं कर पा रहे थे तो उसके साथ, जैसे कि एक अवंती काफी पावरफुल था। अवंती का राजा प्रद्योत जब बीमार पड़ा तो उसके इलाज के लिए उसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। अब जैसे मान ले रहे कि कोई दुश्मन आपका पावरफुल है, अब बीमार वगैरह पड़ा, वो वहां पर फल उल पहुंचा दिए, दवाई उवाई पहुंचा दिए, तो वो कम से कम आपके प्रति सहानुभूति रखेगा, सिंपैथी होगा। तो वो डिप्लोमेसी है, कूटनीति है। ठीक है, अभी पूरा कूटनीति जो चल ही रहा है हाँ यूरोप में, तो वो उसमें जो है अमेरिका हमेशा कूटनीतिक जीत ही हासिल करता है। तो यहां देखेंगे कूटनीति, तो डिप्लोमेसी में आप याद रखेंगे प्रद्योत के इलाज हेतु जीवक को भेजा। याद रखिएगा, यहां प्रद्योत कौन है? अवंती का शासक है। और जीवक क्या है? इसका जो डॉक्टर है, राजवैद्य है। तो अंग डिफीटेड, अंग वाज डिफीटेड, अंग वाज डिफीटेड। अंग को ये भी पराजित करता है और राजा शत्रु भी पराजित करता है। इनकी 500 क्वींस थी। ये बढ़ा चढ़ा कर कहीं बातें भी हो सकती हैं, लेकिन 3 प्रमुख है, 3 वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रद्योत के इलाज हेतु टू क्योर प्रद्योत जीवक वाज सेंट, जीवक को भेजा गया। प्रद्योत किंग ऑफ अवंती, अवंती नरेश, अवंती का राजा। और जीवक कौन है? तो जीवक राजवैद्य है, डॉक्टर है, ऑफिशियल डॉक्टर, राजवैद्य। हाँ, पता नहीं, कहानियां मैंने कम पढ़ी है, इतिहास ज्यादा पढ़ा है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, एक किताब आती है, मित्तल की बुक आती है, तो वो एकेडमिक वाले ज्यादा, ग्रेजुएशन वाले उस बुक को ज्यादा फॉलो करते हैं, और उसमें कहानियां ज्यादा हैं। यानी कि जो मैंने क्या बताया अभी, पुराणों में कहानियां दी गई हैं। कुछ राइटर क्या करते हैं, पुराण को ही ऑथेंटिक मान करके और वो कहानी लिख देते हैं। हाँ, बिंबिसार का राजवैद्य है जीवक, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। अजीवक को भेजा गया इलाज के लिए, प्रद्योत के इलाज के लिए। हाँ, नहीं तो इतिहास में पीएचडी भी होती है। ठीक है, तो पीएचडी हम लोगों को नहीं करना है। हाँ, मैंने नेट भी निकाल लिया, तो वो एक अलग चीज है। तो कम पढ़ करके आप उससे ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं। अब इसी को पढ़ाने में लोग क्या करते हैं ना, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ 1 घंटे में, इसी को कुछ टीचर को मैंने देखा कि 3-4 क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक पॉइंट लिखा रहे हैं, एक दिन में बिंबिसार ही चल रहा है। तो ये थोड़ी दिक्कत है,
क्योंकि जीएस पढ़ना है ना, तो जीएस पढ़ना ऑप्शनल पेपर तो पढ़ना नहीं है। हाँ, ऑप्शनल का मतलब हो गया कि मेंस में, तो वहां फिर राइटिंग सिखाई जाएगी। जितना मैं पीटी में बता देता हूं ये ऑप्शनल के लिए भी सफिशिएंट है। ऑप्शनल में फिर जो है ना आंसर राइटिंग का तरीका, मतलब कि जो मेंस के स्तर पर आंसर राइटिंग का तरीका होता है। मेंस में मैं बार बार बोलता हूं कि मेंस में अगर कोई टीचर आपको क्वेश्चन आंसर लिखा रहा है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, आपसे पैसे ठग रहा है, आपको अपंग बना रहा है, अपाहिज बना रहा है, वो बैसाखी दे रहा है आपको। आप कभी भी बीपीएससी यूपीएससी नहीं निकाल सकते अगर वो क्वेश्चन आंसर लिखा रहा है। तो जो भी टीचर मेंस में क्वेश्चन और उसका आंसर लिखा रहा है, समझिए कि वो आपसे मतलब कि कमा रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। क्योंकि असली तैयारी मेंस की वही होती है कि आपको क्वेश्चन दिया जाए, एक डायरेक्शन दिया जाए और आप लिख कर दें। कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसको कैसे लिखना है। पढ़ने की चीज, पढ़ने की जो बातें हैं वो पीटी के स्तर पर होती है। पीटी पर आप बेसिक चीजें पढ़ते हैं, बेस आप मजबूत करते हैं। मेंस के स्तर पर आप उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। और यही कारण है कि दिल्ली वगैरह के स्टूडेंट जो है सो वो अधिक सक्सेसफुल रहे हैं। तो उसका एक कारण यही रहा, वहां आंसर लिखाते नहीं है। हाँ, आपको बताएंगे डायरेक्शन। यहाँ हम लोग क्या है, हम लोग गाइड है ना, तो यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब थोड़े सफल हो जाएंगे। जो नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक इसीलिए नहीं कर रहा हूं, सब इसमें वही सफल होंगे जो डायरेक्शन पे काम करेंगे। यहां हम लोग एक डायरेक्शन दे रहे हैं, सब कुछ तो किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो फिर जो है सो कोचिंग की जरूरत क्यों है, क्लास की जरूरत क्यों है? तो क्लास की जरूरत है कि इतना है, अब उसमें पढ़ना कितना है वो इंपॉर्टेंट। तो अपने आप को लिमिटेड करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कि जो सक्सेस का मूल मंत्र वही है कि आप अपने आप को कितना लिमिटेड कर पाते हैं, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। चलिए ठीक है, बिंबिसार के संदर्भ में युद्ध, विवाह, कूटनीति। युद्ध के संदर्भ में देखिएगा अंग पराजित हुआ, अंग वाज डिफीटेड। मैरिज के संदर्भ में 500 क्वींस, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? अच्छा, इतना जो लेक्चर दिया ना, तो उस पर अब किसी ने क्वेश्चन किया तो वो माइंड मत कीजिएगा, काहे कि ऐसे सवाल बहुत लोगों के मन में रहते हैं, सिर्फ आप ही नहीं है। और ये सबके लिए है कि सबको बच के चलना है। और किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज को मैं सजेशन दे रहा हूं तो वो मैं भुगतभोगी रहा हूं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। समय की बर्बादी जो होती है ना, वो वैसे ही होती है। दिल्ली गया और दिल्ली में जो है सो क्लासेस की, और पढ़ाने वाले, गाइड करने वाले वहाँ कम हैं, प्रोफेशनल लोग ज़्यादा हैं। वो बस बोलेंगे आइए ना, एडमिशन लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और टॉपर का फोटो लगा कर रखा है। तो ये देखिए, यहाँ से पढ़े, ये देखिए, ये फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, टॉप 10 लगता है कि उन्हीं के यहाँ से निकल गए। हाँ, एक ही टॉपर को नहीं, टॉपर केवल टॉपर नहीं ना, 1 2 3 4 10 तक सब देखिएगा वहीं से है। और सब जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ पता है? इंटरव्यू के स्तर पर। मॉक दिया था, उनका रोल नंबर आ गया, सिग्नेचर आ गया, काम बन गया, तो वो डाल करके काम चला लिए। तो वही चीज है, यहाँ आपके पास सक्सेसफुल लोग आ रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो वो गाइड कर रहे हैं। अब है कि मेरे पढ़ाने से, हम लोगों के पढ़ाने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। हम लोगों से आप जितना ले पाइएगा उससे सफलता मिलेगी। हम लोग जो दे रहे हैं उससे सफलता नहीं मिलेगी, आप जो ले रहे हैं उससे सफलता मिलेगी। तो वो क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि आप चीजों को लें और जहां कहीं दिक्कत होती है उस पर काम करें। ठीक है, अब देखिएगा, तो विवाह में 3 विवाह प्रमुख है, प्रमुख रानियां हैं। एक है महाकोशला, चलना, क्षेमा। महाकोशला, चलना, क्षेमा। चलना, CHELLNA, चलना भी कहीं रहता है CHELANNA, कंफ्यूज मत कीजिएगा।
वो नाम सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बार बार बोलता हूं कि प्रोनाउंसिएशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महाकोसला, चलन्ना और क्षेमा। देखिए महाकोसला जो थी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। जब महाकोसला से विवाह हुआ था तो काशी दहेज में मिला था। काशी गॉट एज डॉरी, कौन? बिंबिसार गॉट काशी फ्रॉम कौशल किंग प्रसेनजीत। प्रसेनजीत सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत महाकोसला। महाकोसला प्रसेनजीत की बहन थी। लिख लिया, बना लिया ना। देखिए सारा पॉइंट बिंबिसार का इसी स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ बिंबिसार 545 टू 493 BC और 545 टू, मैंने कहा था अप्रोक्सीमेट है, यहाँ 541, 42, 44 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में। एक्चुअली पुराण में बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, बुक्स जो है वो डिफरेंट ईयर बताते हैं, अप्रोक्सीमेट है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ईसवी सन जो आपके काम का होगा वो यही क्लास में ही याद हो जाएगा। ईसवी सन को लेकर परेशान मत होइए। 326 BC इन सब में, मतलब इस जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो साल है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में पहला इंपॉर्टेंट जो साल है वो 326 ईसा पूर्व है, 326 BC। जब बैटल ऑफ झेलम, झेलम का युद्ध, बैटल ऑफ वितस्ता भी बोलते हैं, वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ हाइड स्पीच भी बोला जाता है, हाइड स्पीच का युद्ध भी बोला जाता है, जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, तो वो बाद की घटना है। ये ऐतिहासिक रूप से बिंबिसार की चर्चा मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी कहानियां, इसीलिए ईसवी सन इसका मैं याद नहीं करता था पहले। नहीं, आप लोगों को पढ़ाने के क्रम में मैंने इसको याद करना शुरू किया, अभी भी मैंने देख के ही लिखा है। हाँ, ईसवी सन उसका याद अगर 323 या 322 से टाइम पीरियड शुरू होता है, रूल शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। उसी समय 323 में उसमें डेथ होती है सिकंदर की मृत्यु होती है। सिकंदर, तो सिकंदर बाद की घटना है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट। चलिए, तो यहां देखते हैं कि हम लोग राइज ऑफ मगध कर रहे हैं। राइज ऑफ मगध में इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कौन है? हर्यक डायनेस्टी, जो कि हिस्टोरिकल डायनेस्टी है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। और बिंबिसार ने 3 तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया। बैटल, तो अब लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा, इन द बैटल ऑफ विथ अंग, अंग के साथ युद्ध में, विथ द बैटल ऑफ अंग, अंग के साथ युद्ध में ब्रह्मदत्त वॉज डिफीटेड, ब्रह्मदत्त पराजित हुआ। ब्रह्मदत्त वॉज डिफीटेड, ब्रह्मदत्त पराजित हुआ। क्लियर? ब्रह्मदत्त पराजित हुआ। ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था? अंग का शासक। ये लिखाया भी था मैंने 16 महाजनपद में। तो ब्रह्मदत्त पराजित हुआ, अंग का शासक ब्रह्मदत्त पराजित हुआ। तो ब्रह्मदत्त वॉज डिफीटेड बाय बिंबिसार। और अंग का गवर्नर अजातशत्रु को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मतलब रूलर वहां का रहा कौन? ब्रह्मदत्त ही। ब्रह्मदत्त को हरा करके, आफ्टर डिफीटिंग ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त वॉज मेड अगेन किंग, उसको फिर से राजा बनाया गया। बट वहां का जो राज्यपाल है, गवर्नर जो बना दिया गया, वो अजातशत्रु को बना दिया जाए। अजातशत्रु बिकेम द गवर्नर ऑफ अंग। रूल वॉज कंटिन्यूड, मतलब ऑफ ब्रह्मदत्त अंडर द बिंबिसार। बिंबिसार के अधीन रहकर ब्रह्मदत्त शासन करता रहा, लेकिन अंग का गवर्नर बनाया गया अजातशत्रु को। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंग का गवर्नर अजातशत्रु को बनाया गया। अंग का गवर्नर अजातशत्रु को बनाया गया। अजातशत्रु, हाँ 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 हाँ, किंगडम जो था वो अंडर हो गया। पहले फ्री था, अब इंडिपेंडेंट था, अब अंडर हर्यक हो गया। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए महाकोसला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। महाकोसला वॉज ब्रह्मदत्त वॉज डिफीटेड। अच्छा, अजातशत्रु बिकेम द गवर्नर ऑफ अंग। अजातशत्रु अंग का गवर्नर बना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा महाकोसला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। महाकोसला वॉज सिस्टर ऑफ महाकोसला वॉज सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत द कौशल किंग। प्रसेनजीत द कौशल किंग। ठीक है, और उसी में एक पॉइंट और लीजिएगा महाकोसला से विवाह में काशी दहेज में प्राप्त हुआ। आफ्टर मैरिज विथ महाकोसला काशी गॉट एज डॉरी। काशी गॉट एज डॉरी। क्लियर। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। श्रेणिक क्या कहेंगे, श्रोणिक रहता है, श्रेणिक श्रोणिक। बिंबिसार टाइटल ऑफ बिंबिसार नहीं, हाँ उपनाम कह सकते हैं, सब नेम तो बिंबिसार इज ऑल्सो नॉन एज श्रेणिक। बिंबिसार को श्रेणिक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर। चेलन्ना के बारे में याद रखिएगा, चेलन्ना वॉज द डॉटर ऑफ चेटक। चेलन्ना लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। द लिच्छवी किंग। लिच्छवी चेटक है ना, चेटक की बहन थी त्रिशला। त्रिशला वॉज द सिस्टर ऑफ चेटक एंड चेलन्ना वॉज द डॉटर ऑफ चेटक। क्या लिखे, चेलन्ना लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। चेलन्ना वॉज द डॉटर ऑफ चेटक द लिच्छवी किंग। ठीक है, तो चेलन्ना चेटक की पुत्री थी। अब चेटक की बहन थी त्रिशला। त्रिशला माता थी महावीर स्वामी की। ठीक है, महावीर स्वामी और चेलन्ना मेरे फुफेरे भाई बहन हो गए। चेलन्ना वॉज द डॉटर ऑफ चेटक द लिच्छवी किंग। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी चेलन्ना। एक बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन कंफ्यूज किया था। क्या लिख दिया था ना कि प्रसेनजीत की पुत्री महाकोसला थी और चेटक की बहन चेलन्ना थी। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों में से कोई नहीं? तो वहां पर दोनों में से कोई नहीं था, दोनों गलत। मतलब बहन को बेटी बना दिया, बेटी को बहन बना दिया। तो ये चीज है, तो इस तरह से चूंकि पॉपुलर पॉइंट है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो तो वहां लिखा दिया था, महावीर स्वामी में लिखाया था। महावीर गॉड महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशला। त्रिशला बहन थी किसकी, चेटक की। चेटक की बहन है, उनकी माता चेटक की बहन है और ये चेटक की पुत्री है। तो इस तरह से दोनों भाई बहन हुए ना, महावीर स्वामी और चेलन्ना। और चूंकि इनसे विवाह हुआ बिंबिसार का, तो बिंबिसार बहनोई हो गए। हाँ, महावीर के बहनोई हो गए। तो ये याद रखिएगा, ब्रदर इन लॉ हो गए। तो यहां पर चेलन्ना, चेलन्ना हो गया। क्या लिखे, उसको लिखेगा क्षेमा। क्षेमा लिखेगा मद्र देश की राजकुमारी थी। क्षेमा वॉज द किंग ऑफ प्रिंसेस ऑफ मद्र कंट्री। मद्र कंट्री टूडेज पंजाब रीजन। आज का जो पंजाब क्षेत्र है उसको मद्र देश कहा जाता था। मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा। क्षेमा मद्र देश की राजकुमारी थी। वर्तमान पंजाब क्षेत्र मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा। इसमें याद रखिएगा चेलन्ना का दो पुत्र हुए, हल बेहल। हल और बेहल दो पुत्र हुए चेलन्ना के। बोला जाता है कि बिंबिसार ने उसको कुछ बहुमूल्य उपहार दिया और एक हाथी दिया जिसका नाम सतनक था, सतनक हाथी। तो सतनक हाथी और बहुमूल्य उपहार दिया, तो इससे अजातशत्रु नाराज हो गया कि अजातशत्रु को लगा कि हो सकता है राजपाट भी ना इसको दे दे। तो बाद में अजातशत्रु ने इसकी हत्या करके शासन प्राप्त किया। अजातशत्रु, हाँ, अजातशत्रु किसका बेटा था ये एक्सप्लेन नहीं मिलता है।
मतलब लोग अनुमान लगाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि क्षेमा का बेटा होगा, मतलब कुछ लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं। एक्चुअली क्या है, जब बिंबिसार की मृत्यु हुई, बिंबिसार को मार करके अजातशत्रु शासक बना, तो शासक बना तो महाकोशला का जो भाई था परसेनजीत, उसने काशी वापस ले लिया। इसका ये मतलब है कि महाकोशला का पुत्र नहीं होगा। अगर होता तो मामा को तो खुशी होती ना, नहीं है। ये दूसरी बात है कि हल और बेहल की चर्चा मिलती चलना के पुत्र के रूप में, जिसको उपहार दिया था ये बिंबिसार ने। तो इस संदर्भ में इन दोनों का नहीं, तो इसीलिए कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि क्षेमा का, लेकिन एग्जैक्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है। जैसे इतिहास में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई नहीं है, तो उसमें अनुमान ही लगाया जाता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। चूंकि मैंने जो इतिहास पढ़ा है तो मैंने इग्नू वाली बुक से पढ़ा है, जिसके लगभग 12-13 राइटर ने मिलकर के उसको तैयार किया है। इग्नू में पूरे इतिहास की 56 पुस्तकें हैं। नहीं, तो गलत दिया रहता है वो, कंफर्म क्या लिखा हुआ है। तो फिर भाई लोग को मिला उपहार वगैरह, तो उससे नाराज क्यों हो गया। तो अशोक अपना भाई, देखिए फिर वही बात है, जिस भाई को मारा वो अपना भाई हो, ये भी थोड़ा सा मतलब कि 99 मान ले रहे 500 रानियां हैं, सौतेले भाई होने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे सुसीम के संदर्भ में वैसा रहता है। तो ये जो था ये सुभद्रांगी का पुत्र था अशोक, ठीक है, सुसीम नहीं था सुभद्रांगी का पुत्र। इस संदर्भ में यही कारण है, भाइयों की जो हत्या हुई ना कहीं आप देखेगा एंशिएंट पीरियड में, तो वहां वो सौतेले भाई, तो ये कॉन्सेप्ट अधिक है। क्लियर, चलिए ठीक है। तो क्या लिखे हाँ, ज्यादा इतिहास नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो आपका भी इतिहास हो जाएगा। तैयारी करने आए थे, कर ही रहे हैं, तो इतिहास ही हो गया। तो इतिहास नहीं बनना है, वर्तमान में एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेना है। जो गलतियां मैंने की, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे जैसी किस्मत आप लोगों की हो। हाँ, कई बार लोग बोलते इसीलिए कि हाँ, आप लोगों की किस्मत मेरे उन स्टूडेंट्स जैसे हो जिन्हें पहले अटेम्प्ट में सफलता मिली। मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी आखिरी में सफलता मिले, क्या उतना पेशेंस लोगों के पास नहीं होता। तो इसीलिए जो है, हाँ चलिए आगे लिखिएगा। हाँ, जब असफलता मिले ना तब मुझे याद कर लिया कीजिएगा। जब असफलता हासिल हो तब मुझे याद कर लीजिएगा कि अगर मैं असफलताओं से घबरा जाता तो आज जो है पदाधिकारी नहीं होता। ये भी चीजें, चलिए लिखिए। तो चलना हो गया, क्षेमा हो गया। अब नेक्स्ट लिखिएगा, ये तो क्लियर है कि लिखिएगा अवंती नरेश प्रद्योत पीलिया रोग से ग्रसित हुए। अवंती नरेश प्रद्योत, अवंती किंग प्रद्योत वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, पीलिया रोग से ग्रसित हुए। पीलिया, पीलिया रोग से ग्रसित हुए। क्लियर, हो गया। और वही उसी के इलाज के लिए जीवा को भेजा गया था, जीवा को भेजा गया था। आगे लिखिएगा अब अजात शत्रु। अजात शत्रु को कुणिक भी बोला जाता है, कुणिक, उसको श्रेणिक बोला जाता है, इसको कुणिक बोला जाता है। ये पॉपुलर है पितृहंता के रूप में, पेट्रीसाइड। कुणिक का अर्थ, अब चलिए पितृहंता, दूसरा है युद्ध, और तीसरा है बौद्ध। वो तो मुझे भी नहीं पता, बौद्ध धर्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास पढ़ना तो मुझसे पढ़िए,
कहानी पढ़ना है तो जो एकेडमिक जो यूनिवर्सिटी वाले टीचर होते हैं ना, बड़ा मन लगेगा बहुत पढ़ने में, क्वेश्चन नहीं बनेगा। नहीं वही बात है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ऐसे कुछ टीचर्स जो हमारे साथ भी पढ़ा है तो उनकी क्लास करने में मेरी क्लास से ज़्यादा आनंद आती थी लोगों को, स्टूडेंट्स को, लेकिन लास्ट में पता चला कि वो आनंद जो है हानिकारक हो गया। चलिए, अजातशत्रु। अजातशत्रु पैट्रिसाइड बोलते हैं, पिता को मारने वाला। हाँ, पूरे एक्चुअली क्या है ना कि जो टर्म क्लियरली है वो है अजातशत्रु के लिए कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अजातशत्रु को मार के उदयन शासक बना, और वैसे ही जो बिंबिसार था वो भी अपने पिता बोधिस की हत्या करके शासक बना था। तो इसके कारण से पूरे हर्यक जो डायनेस्टी है उसको पितृहंता बोला जाता है। और युद्ध, इसका बैटल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ज्यादा बैटल लड़ने पड़े हैं। और एट लास्ट इसने क्या क्या बुद्धिज्म को अपना लिया। बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म में है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसने करवाया था। बैटल में 3 बैटल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक कौशल, दूसरा है मतलब एक अंग कीजिए, सबसे पहले तो अंग, कौशल एंड वज्जी। ठीक है, तो अंग का जो शासक था ब्रह्मदत्त पराजित हुआ दोबारा। मतलब ये जब शासक बना ना तो देखा कि ब्रह्मदत्त ने देखा कि बिंबिसार की मृत्यु हो गई, तो इसने अपने स्वतंत्रता की घोषणा करी, ही अनाउंस्ड इन जो फ्रीडम। तो फिर अजातशत्रु ने कहा कि मुझे कम करके आंक रहा है, ठीक है, तो उसने इसको हरा दिया और इसके बाद हटा दिया। अब नहीं, अब डायरेक्ट रूल होगा। यहां परसेनजीत पराजित हुआ, परसेनजीत वाज डिफीटेड। ऐसे में 2 बातें हुई, एक तो काशी वापस लिया, अब पुत्री वजीरा का अजातशत्रु से विवाह हुआ। पुत्री वजीरा से विवाह, यानी परसेनजीत पराजित हुआ तो परसेनजीत की पुत्री वजीरा से अजातशत्रु का विवाह हुआ और काशी वापस ले लिया। यानी कि जो मैंने बताया था कि काशी ले लिया गया था, परसेनजीत ने काशी पर अधिकार कर लिया बिंबिसार के मरने के बाद, तो इसने वापस लिया। और वज्जी के बारे में याद रखेगा, इसको जीतने में कठिनाई हुई। वज्जी वाज द यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक, 8 गणराज्यों का संघ था वज्जी, इसीलिए वज्जी को जीतने में इसे कठिनाई हुई थी। वज्जी को जीतने में कठिनाई हुई, क्लियर? वज्जी को जीतने में कठिनाई हुई, और वज्जी को जीतने में कठिनाई हुई, तो यहां आप याद रखेंगे तो प्रॉब्लम इन विक्ट्री ऑफ वज्जी, क्लियर? तो प्रॉब्लम इन विक्ट्री, वज्जी को जीतने में कठिनाई हुई, तो एक पॉइंट लिख दीजिएगा। वज्जी वाज द यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक, वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था, उसे पराजित करने के लिए, टू डिफीट वज्जी, वज्जी को पराजित करने के लिए, वो तो पहले भी लिखे हुए हैं, वो छोड़ भी सकते हैं। वज्जी को पराजित करने के लिए बुद्ध से परामर्श लेना पड़ा, गॉट एडवाइस फ्रॉम बुद्ध, बुद्ध से परामर्श लेना पड़ा।
बुद्ध से परामर्श लेना पड़ा। नंबर 1 है बुद्ध से परामर्श लेना पड़ा, ठीक है। नंबर 2 मंत्री वर्षकार और सुनिधि ने, मंत्री वर्षकार और सुनिध ने फूट डाली, मतलब मिनिस्टर वर्षकार एंड सुनिध, वर्षकार और सुनिध ने क्या किया, फूट डाला, मतलब डिवाइड किया, डिवाइडेड यूनियन, क्लियर। और तीसरी बात कि 2 नए उपकरणों का प्रयोग किया, 2 न्यू वॉर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर यूज्ड, 2 नए युद्ध उपकरणों का प्रयोग किया, रथमुसल और महाशिलाकंटक। रथमुसल एंड महाशिलाकंटक, 2 वॉर इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज्ड, क्या क्लियर। तो वज्जी संघ को जीतने में कठिनाई हुई। वज्जी संघ को जीतने के लिए ये चले गए बुद्ध की शरण में कि प्रभु बताइए क्या किया जाए। अब बुद्ध तो सन्यासी आदमी, वो लड़ने की सलाह कैसे देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक इनमें एकता है, टिल द यूनिटी ऑफ वज्जी यू कांट डिफीट। हाँ, तो जब तक इनमें एकता है तब तक इसको हराया नहीं जा सकता। मतलब इनडायरेक्ट वे में कहा कि फूट डाल दो, तो डायरेक्ट कैसे बोलते हैं, ये तो इनडायरेक्ट वे में बोला था। तो फिर फूट डालने के लिए भेजा गया वर्षकार और सुनिधि को, आपस में ही लड़ा दिया 8 को। फिर उसके बाद अटैक किया। रथ मुसल, रथ के साइड में निकला हुआ था, रथ चलते जाता, उससे टकरा जाता, मरते जाता था, बाहुबली टाइप का। महाशिलाकंटक, बड़ा बड़ा पत्थर फेंका गया, बड़ा बड़ा पत्थर फेंकने की मशीन। हाँ, जो मूवी का स्क्रिप्ट लिखा होगा जरूर इतिहास का स्टूडेंट होगा। हाँ, महिष्मती वो कैपिटल था ना अवंती का, तो कहीं ना कहीं वो इतिहास से प्रभावित होगा जो स्क्रिप्ट राइटर। हाँ, चलिए, तो ये हो गया। और नेक्स्ट लिखिएगा, इन द डेथ ईयर ऑफ बुद्ध, बुद्ध के मृत्यु के वर्ष में, इन द डेथ ईयर ऑफ बुद्ध, बुद्ध के मृत्यु के वर्ष में अजातशत्रु ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बौद्ध काउंसिल। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। फर्स्ट बौद्ध काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। क्लियर। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था अजातशत्रु ने, जो बुद्ध की मृत्यु के वर्ष में, जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई 483 BC, 483 ईसा पूर्व में। देयर वर 4 बौद्ध काउंसिल, 4 बौद्ध काउंसिल थे, जिसमें कि प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, प्रथम बौद्ध काउंसिल जो थी वो अजातशत्रु के समय में, इसके अध्यक्ष बने थे महाकाश्यप। ये ऑर्गेनाइज कहां पे हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल। ईयर कौन सा है? वर्ष 483 BC। आयोजनकर्ता कौन है? ऑर्गेनाइजर कौन है? आयोजनकर्ता है अजातशत्रु। प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? महाकाश्यप।
एक्चुअली ये पाली में लिखा जाता है, कश्यप नहीं होता है, पाली में जो है ना कश्यप होता है। पाली भाषा में सिया जैसे पिया, ये इसके जगह पर प हो जाएगा, स हो जाएगा। स में भी सिर्फ मूर्धन स यूज होता है, तालव्य स दंत स, मूर्धन स यूज नहीं होता, सिर्फ दंत स यूज होता है, मूर्धन स तालव्य स यूज नहीं होता है। तो ये पाली भाषा में, जैसे पाली भाषा में जो है ना रेप भी नहीं होता है, कर्म भी नहीं होता है, कम होता है, धर्म नहीं होता है, धम्म होता है, ये पाली भाषा में। ठीक है, पुण्य नहीं होता, पुण्य होता है। तो वो जो है सो ये देख के लगता है बट जीव था तो वो ट्विस्ट नहीं हो पाता। हाँ महाकाश्यप। और उसके बाद स्थान कौन सा है? गिरिब्रज, राजगिरी। और इसके अलावा देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पीटक और विनय पीटक का पाठ किया गया। सुत्त पीटक आनंद के द्वारा, विनय पीटक उपाली के द्वारा। आनंद और उपाली के द्वारा सुत्त पीटक और विनय पीटक की रचना की गई। बुक है, बौद्ध ग्रंथ में 3 प्रमुख हैं जिसको त्रिपीटक कहते हैं, सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। तो सुत्त पीटक जो है बुक वाज रिटन बाय आनंद एंड विनय पीटक वाज रिटन बाय उपाली। और ये जो सुत्त पीटक है ना, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं और बुद्ध की जीवनी है, बायोग्राफी और उनके जो स्पीच है वो सुत्त पीटक में है। अब विनय पीटक में क्या है? नियम है, लॉ ऑफ संघ, संघ के नियम है, संघ के नियम है। ये जो फेवरेट डिसाइपल्स हैं कौन? हाँ, बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ठीक, चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट